जय हिंद दोस्तों। मैं रमन शर्मा बीआरबी एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, उसी क्रम में हम पिछली क्लास के साथ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, उसका अपन एक्सप्लेन करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज़ होती है और इसकी खोज किसने की, इसके बारे में। तो दोस्तों, हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया अगर आपसे पूछे तो एक दोहरी झिल्ली युक्त माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका कैसा है? डबल में दोहरी झिल्ली कैसी होती है? डबल में मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सर्वप्रथम जो इसको देखने वाले वैज्ञानिक थे वो थे कोलिकर। कोलिकर कोलिकर तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? कोलिकर। खोजकर्ता खोजकर्ता तो कौन है? कोलिकर ठीक है। और देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दूसरी बात करें तो इसका विस्तृत अध्ययन किया था अल्टमान। अल्टमान ने क्या किया था? विस्तृत अध्ययन विस्तृत अध्ययन करने वाले कौन से थे? अल्टमान। विस्तृत अध्ययन अल्टमान ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो कोलिकर ने की थी ठीक है। कोलिकर ने की थी और अल्टमान ने क्या किया था? इसका विस्तृत अध्ययन किया था। अगली बात देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द शब्द माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंडा। क्या नाम था? बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द में किया था किसने? बेंडा ने। अब ये तो कुछ कॉमन चीज हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इसके खोजकर्ता कौन है? कोलिकर। ये कैसा कोशिकांग है? धुरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये सबसे पहले आप देखो, ये वायवीय श्वसन का स्थल है। किसका है? वायवीय श्वसन का स्थल। वायवीय श्वसन का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है। और दूसरा पॉइंट देखो, ये सेमी ऑटोनोमस ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स या कोशिका सेमी ऑटोनोमस कोशिका। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है अर्ध स्वायत्त शासी। अर्ध स्वायत्त शासी हिंदी में क्या कहेंगे? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। और अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो बात तो समझ आ गई। वायवीय श्वसन का स्थल होता है, सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग होता है, मतलब अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग होता है ठीक है। कैसा होता है? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। इसी क्रम में यदि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें कि इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है। तो देखो, यदि संरचना के बारे में देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक पूरी इमेज दिख रही होगी आपको। इसमें सबसे बाहर की तरफ ये जो परत है इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी झिल्ली। ये कौन सी झिल्ली है? बाहरी झिल्ली। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली दिख रही होगी आपको। ये बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चारों तरफ पाई जाती है, इसको बाहरी झिल्ली बोला जाता है। बाहरी झिल्ली ठीक है। ये बिल्कुल स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है, चिकनी होती है। स्मूथ स्मूथ चिकनी होती है। बाहरी झिल्ली कैसी होती है? स्मूथ होती है, चिकनी होती है। पहली बात समझ आ गई। अब जो अंदर वाली झिल्ली आपको दिखाई दे रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो झिल्ली दिख रही है ये वाली, ये कहीं कहीं पर देखो बीच बीच में से धसी हुई है। देखिए इधर इस साइड में इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये जो नीचे की तरफ धसी हुई है ना, इसको कहते हैं क्रिस्टी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अंगुली समान दिख रहे हैं आपको, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ये है क्रिस्टी कहलाते हैं। और ये किसमें पाई जाती है? आंतरिक झिल्ली में। तो जो भारी झिल्ली है वो तो आपको पता चल गया कि स्मूथ होती है, लेकिन जब आंतरिक झिल्ली की बात करें, किसकी करेंगे? आंतरिक इस झिल्ली की बात करें
तो इसको इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है, इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मतलब आंतरिक झिल्ली, आंतरिक, आंतरिक झिल्ली। वापस देखने पर दो झिल्ली मैंने बताई, पहली तो बाहरी झिल्ली और दूसरी कौन सी है, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली में बात की, ये जो झिल्ली आपको दिख रही है ये कैसी है, आंतरिक झिल्ली के रूप में। अब यहाँ एक और आपको नजर आ रहा होगा कुछ पॉइंट जिसके बारे में मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो भाग है ना, ये वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आंतरिक झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर खुद का एक क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। खुद का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। जैसे देखो ये है, ये तो है इनके राइबोसोम, राइबो, राइबोसोम। और राइबोसोम भी कैसे होते हैं, 70 एस प्रकार के, 70 एस टाइप के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, जो एक यूकैरियोटिक की विशेषता होती है, 70 एस राइबोसोम। ठीक है, इसी के अंदर खुद का इनका माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। डीएनए इस तरीके से खुद का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ये खुद का डीएनए। और ये डीएनए होता है, ये नग्न डीएनए, नग्न वृत्ताकार डीएनए, डीएनए खुद का डीएनए। तो ये दो चीज पाई जाने के कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। एक तो क्या पाया जाता है इसमें, राइबोसोम पाया जाता है, वो कैसा होता है, 70 एस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव भरा रहता है, अंदर, अंदर वाले भाग में क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। ये जो द्रव है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, जो अंदर की तरफ भरा रहता है। तो ये द्रव है, ये कहलाता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स होता है ना, उसको हिंदी में कहते हैं अधात्री। क्या कहते हैं, अधात्री। तो समझ में आया, इमेज देखा मोटी मोटी सा, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बात की कि आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, रफ होती है। रफ इसलिए होती है क्योंकि इस पर क्या होता है, क्रिस्टी पाई जाती है, रफ होती है, खुरदरी होती है, खुरदरी, खुरदरी होती है। ठीक है, इनर पर क्या होती है, खुरदरी होती है। अब जो मैट्रिक्स होता है इसमें, इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, वायवीय श्वसन, वायवीय, वायवीय श्वसन, या हम कह सकते हैं इस तरीके से कि वायवीय श्वसन या श्वसनकारी, श्वसनकारी, श्वसनकारी एंजाइम पाए, श्वसनकारी एंजाइम पाए, श्वसनकारी। तो वायवीय श्वसन का पूरा स्थल है, इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। और एक क्रिस्टी के ऊपर टेनिस रैकेट के समान, इस के समान, टेनिस रैकेट के समान क्या पाई जाती है, F1 F0 कण पाए, F0 F1 कण पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑक्सीसोम। जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, ऑक्सीसोम। ये ऑक्सीसोम होते हैं। अब ये तो पूरी स्ट्रक्चर आपकी समझ में आई होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाहरी झिल्ली होती है वो स्मूथ होती है, आंतरिक झिल्ली होती है वो कैसी होती है, रफ होती है। आंतरिक झिल्ली पर अंगुली समान उभार है, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी के ऊपर टेनिस रैकेट के समान कुछ कण पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, F0 F1 कण कहते हैं, F0 F1 कण कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। अब ये प्रोसेस पूरी की पूरी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा हुआ द्रव है वो क्या कहलाता है, तो आप बताओगे, जो द्रव भरा रहता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। और जो मैट्रिक्स है इसमें श्वसनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट सुनो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के अंदर जो ऑक्सीसोम होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है, क्रेब्स, क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है कहाँ पर, ऑक्सीसोम में। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर क्या है, इसको क्यों अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, इसे ऊर्जा का शक्ति घर, क्या हम कहेंगे, कोशिका, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बनती है, ऊर्जा, ऊर्जा निर्मित होती है। और ये मैं बात अभी कर रहा हूँ आपको, आपके समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप बताओगे ये स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की,
और इसमें खुद के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम कैसे होते हैं? 70 इस प्रकार के होते हैं। और आप इमेज में देख रहे हो बाहरी जो झिल्ली होती है वो स्मूथ होती है, आंतरिक झिल्ली खुरदरी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो है ये इसके डीएनए है। ये क्या है? इसके डीएनए। और डीएनए के बारे में मैंने बता दिया कि नगन डीएनए खुद के डीएनए पाए जाते हैं। ये डीएनए, ठीक है। इस तरीके के डीएनए और भी पड़े हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम बात करें अगली बात कि पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कि इसमें किस तरीके से श्वसन होता है और कहाँ पर होता है। तो अभी मैंने बताया था कि वायवीय श्वसन का स्थल होता है। किसका स्थल होता है? वायवीय श्वसन का स्थल होता है। और इसमें क्रेफ्ट चक्र होता है। जैसे देखो C6 H12O6 इसको ऑक्सीजन मिलती है और माइटोकॉन्ड्रिया में इस ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और देखो क्या बना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और क्या बना? ऊर्जा बना। ऊर्जा मिली जो एटीपी के रूप में मिली। किसके रूप में मिली? एटीपी के रूप में। और कितनी एटीपी? लगभग 38 एटीपी के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। 38 एटीपी। तो आप समझे होंगे ये पूरी की पूरी रिएक्शन अगर हम देखें, पूरी रिएक्शन किसकी है? श्वसन की अभिक्रिया है जिसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर जो ये बनते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ शुरुआत में जो भाग लेते हैं इन्हें तो कहते हैं क्रियाकारक, क्रिया करने वाले, क्रिया कारक, ठीक है। क्रियाकारक ये हैं। और ये जो है इनको कहते हैं हम उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। उत्पाद और क्रियाकारक दोनों चीज समझ में आई होगी। आपसे पूछेंगे उत्पाद कौन कौन से हैं तो पहला तो बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जल। तीसरा क्या है? तीसरा है ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। तो ये तो है उत्पाद। क्रियाकारक आपसे पूछेंगे बताओ भाई क्रियाकारक कौन कौन से हैं इसमें, तो आप बताओगे पहला तो क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। दूसरा क्या है? दूसरा देखो ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों क्या है? क्रियाकारक। और ये रिएक्शन कौन सी है? श्वसन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? श्वसन। जिसमें ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। जल और एटीपी। यहाँ तक देखिए ये जो पूरी रिएक्शन यदि बैलेंस करेंगे अपन तो 6 CO2 6H2 ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। कौन सी? श्वसन की अभिक्रिया है जो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस पूरे चक्र को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र मतलब वायवीय श्वसन के दौरान बनता है। क्या बनता है? क्रेब्स चक्र। अगली बात देखो, यदि ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने बताया कि वायवीय श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ और ऊर्जा मिली। ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों भी मिले तो हम कहेंगे उत्पाद के रूप में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों प्राप्त होते हैं। और एटीपी के रूप में क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरीके से यदि देखिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इस तरीके से ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखोगे कि ऊर्जा प्राप्त हो रही है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में ऊर्जा कहाँ से मिली हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी। इस एटीपी को कहा जाता है करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा। ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहा जाता है। अगली बात देखो, यदि तुमसे ऊर्जा की मुद्रा करेंसी ऑफ एनर्जी पूछे, करेंसी करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो आप बताओगे एटीपी। लेकिन अगला पॉइंट यदि तुमसे पूछ ले कि भाई बताओ ऊर्जा की इकाई क्या है,
ऊर्जा की ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई के बारे में बात करें तो ऊर्जा की इकाई जो ऐसा ही इकाई है वो तो क्या है, जूल। और क्या होती है, कैलोरी भी होती है, कैलोरी। और क्या होती है, किलो कैलोरी भी होती है, किलो कैलोरी। कैलोरी और किलो कैलोरी ये क्या होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी। इनको क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा की इकाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के द्वारा हमें क्या मिली, ऊर्जा मिली। इस कारण इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति। ये बात क्लियर हुई आपकी। अगली देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया 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 के बारे में एक और बात सुनो कि सबसे हमारे अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं हृदय की पेशियों। सबसे सबसे ज्यादा संख्या किन कोशिकाओं में मिलती है और सबसे कम किन में मिलती है, सबसे कम या हम कह सकते हैं एब्सेंट ही होती है। क्या होती है, एब्सेंट ही होती है। देखो यदि हम यहाँ देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा किसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया संख्या, हृदय पेशियों, हृदय की पेशियों, हृदय की पेशियों में सबसे ज्यादा। सबसे कम या नहीं के बराबर मतलब अनुपस्थिति होती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंट ही होती है। किसमें होती है, आरबीसी। आरबीसी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थित होती है। ठीक है, और देखो यदि इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक और पॉइंट देखेंगे तो आप कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्कर होता है वो कौन सा होता है, क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर, इसके दौरान हमें क्या मिलती है, यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। क्रेब्स चक्कर के दौरान क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वो भी किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। तो ये बात क्लियर हुई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला जो कोशिकांग है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, देखो दो चीज है। एक तो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एक बताया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड, 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 इसको कहा जाता है लवक। लवक, प्लास्टिड क्या है, लवक। ठीक, प्लास्टिड है लवक। ये लवक केवल और केवल किस में पाए जाते हैं, केवल केवल किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में, कोशिका में उपस्थित होते हैं। केवल किस में उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। और देखिए जो लवक होते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। पहली बात तो सबसे पहले इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे हैकर। कौन थे, हैकर। ये खोज करता था, लवक के खोजकर्ता कौन है, हैकर। ठीक है, लवक के खोजकर्ता कौन है, हैकर। इनका जो प्रकार होता है लवक के प्रकार, तो आप बताओगे लवक होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, थ्री टाइप, तीन प्रकार के लवक होते हैं। तीन प्रकार के लवक कौन कौन से होते हैं, तो देखो हम बात करें लवकों के बारे में, केवल किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और इनसे संबंधित यदि बात करें तो लवक तीन प्रकार, टाइप ऑफ लवक, लवक के प्रकार। तो आपको इस तरीके से याद करना है तीन प्रकार कौन कौन से हैं। पहला देखो, ये इस तरीके से याद रखना है, लवक के तीन प्रकार कौन कौन से, लवक के तीन प्रकार। पहला, सबसे पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है ऐसे लवक जो एवर्णी लवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एवर्णी, जिसमें कोई कलर नहीं। जैसे आलू देखा होगा आपने, आलू में कोई कलर नहीं दिखता, तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब इसको कह सकते हैं हम एवर्णी लवक। हिंदी में क्या कह सकते हैं, एवर्णी लवक, एवर्णी लवक। पहला प्रकार समझ में आया, पहला प्रकार क्या है, एवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा कौन सा प्रकार है,
क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट है वर्णी लवक। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं हरित लवक, जो हमारे टॉपिक है हरित लवक। तीन प्रकार के लवक होते हैं। पहला कौन सा है? पहला देखा आपने ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तो तीनों के कार्य भी समझो एक बार, क्या क्या कार्य हैं तीनों के। तो देखिए, ये जो है ना ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम होता है भोजन संचित करना, भोजन का संग्रह। इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? भोजन का संग्रह। ठीक है। वर्णी लवक का जो काम होता है वो होता है रंग प्रदान करना। क्या प्रदान करना? रंग प्रदान करना, ये इसका काम। ठीक है। और हरित लवक का काम होता है भोजन बनाना, मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करना। ये तीनों के अलग अलग कार्य। वापस देखो एक बार, जो प्लास्टिड होते हैं ना, प्लास्टिड लवक जिसे बोलते हैं, वो तीन प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है एवर्णी लवक। काम क्या है? भोजन का संग्रह करना। काम क्या है? भोजन का संग्रह करना। अब आप देखोगे भोजन का संग्रह कौन करेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? रंग प्रदान करना। प्रकाश संश्लेषण किसका काम है? तो आप बताओगे क्लोरोप्लास्ट का। हमारे टॉपिक में क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पादपों में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में। लेकिन आप ये तीनों चीज़ें समझे होंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं अपन कि जो सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, 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 इसको बोलते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक। जो भी अवर्णी लवक है, इनके प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला देखिए एक बार, सबसे पहला देखो, अवर्णी लवक में एमाइलोप्लास्ट। क्या होता है? एमाइलोप्लास्ट। पहला कौन सा है? एमाइलोप्लास्ट। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है वो होता है इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट या ईटियोप्लास्ट भी कह देते हैं। तो इन तीनों के काम क्या क्या है? अलग अलग काम है तीनों के। देखो, एमाइलोप्लास्ट में मतलब हम ये जानते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट का काम ही क्या है? भोजन संग्रह करना। क्या काम है? भोजन का संग्रह करना, भोजन संग्रह। ये काम पिछले पॉइंट में हमने बात की थी, भोजन संग्रह करना इसका काम होता है। अब यहाँ देखो, तीनों में भोजन संग्रह हुए, तो एमाइलोप्लास्ट में भोजन संग्रह होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इस रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप। इसमें नाम से ही पता है, प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में, प्रोटीन के रूप में। इलियोप्लास्ट में भोजन संग्रहित रहता है वसा के रूप में। ठीक है। किसके रूप में? वसा के रूप में। अब देखो, जो चीज मैं बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में कहाँ संग्रहित रहता है इसका भोजन? एमाइलोप्लास्ट में। तो कभी आपने देखा होगा आलू, आलू जो होता है उसमें भोजन संग्रहित रहता है स्टार्च के रूप में। आलू में आप देखोगे तो कलर नजर नहीं आएगा, कलर ही फाइबर नहीं, लेकिन भोजन तो होता है तो स्टार्च के रूप में। आप देखो गेहूं, इसमें भी किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट। बाजरा कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये सारे के सारे गेहूं, बाजरा और आलू आदि में, सभी में देखोगे तो कौन सा ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है? एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। प्रोटीन का आप एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि सभी दलहन फसल, सभी दलहन, या हम ये लिख सकते हैं सभी दालें, जो दाल होती हैं जैसे चने की देख लो, चना, इसमें जो भोजन संग्रहित रहेगा प्रोटीन के रूप में, तो आप कहोगे चने के अंदर क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट, और क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। वसा का मतलब होता है जैसे तेलीय बीज, सभी तेलीय बीज जो होते हैं ना, तेलीय बीज। और तेलीय बीज में आप देखो, जैसे एग्जांपल में आपको मैं बता देता हूँ, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली में आप देखोगे
जो भोजन संग्रहित रहता है वो किस रूप में रहता है, वसा के रूप में, और जो वसा होती है वो क्या किस रूप में होती है, इलियोप्लास्ट के रूप में। इलियोप्लास्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट का एक भाग जहाँ भोजन संग्रहित रहता है। तो आपको समझ में आया होगा ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है। तो एक बार देखिए, ल्यूकोप्लास्ट मतलब भोजन संग्रहित करना है। 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संग्रहित रहता है, और दूसरा प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन के रूप में, और इलियोप्लास्ट में वसा के रूप में भोजन संग्रहित करे। ठीक है, जिस तरीके से आपसे पूछे कि बाजरे के अंदर भोजन जो संग्रहित रहता है वो कौन सा ल्यूकोप्लास्ट है, तो आप बताओगे एमाइलोप्लास्ट। इसी तरीके से आलू में क्या है, एमाइलोप्लास्ट, क्योंकि स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट का। अब जो भी मैं बता रहा हूँ कि लवक के बारे में, क्रोमोप्लास्ट हो चाहे आप देखो ल्यूकोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट हो, ये सारे के सारे केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो लवक का प्रकार था वो था क्रोमोप्लास्ट। कौन सा था, क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ देखो मैं एक बार बता देता हूँ, क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, इसको बोलते हैं वर्णी लवक। क्या बोला जाता है, वर्णी लवक। और ये जो वर्णी लवक होता है, इसका काम होता है केवल रंग प्रदान करना। क्या काम होता है, रंग प्रदान करना। पीछे बताया था मैंने, काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। फल या फल वृत्ति को रंग प्रदान करना इसका मुख्य काम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, क्रोमोप्लास्ट कहाँ कहाँ है, तो एग्जाम्पल देखिए, आपसे पूछेंगे एग्जाम्पल में, जैसे टमाटर, टमाटर का लाल रंग, का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो आंसर आएगा आपका लाइकोपीन। क्या आएगा, लाइकोपीन। ठीक है, आपसे दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से पूछ लेंगे कि बताओ, जो चुकंदर होता है, चुकंदर, उसका लाल रंग, लाल रंग किसके कारण होता है, तो आप बताओगे बिटाइन, बिटाइन। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर आपसे इस तरीके से पूछे कि बताओ भाई, जैसे आपसे पूछा कि गाजर का लाल, गाजर का लाल रंग, तो गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। ठीक है, गाजर का लाल किससे, कैरोटीन के कारण। इसी तरीके से आपसे पूछेंगे कि पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, तो ये किसके कारण होता है पपीते का पीला रंग, तो आप बताओगे जेंथोफिल के, जेंथोफिल के कारण। ठीक है, जेंथोफिल के कारण। इसी तरीके से आपको कई बार देखोगे, तो जो मिर्च होती है ना, मिर्च का लाल, मिर्च का लाल रंग, ये किसके कारण होता है, कैप्सेंथिन के कारण, इनके कारण। किसके कारण, कैप्सेंथिन के कारण। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, सभी इनके साथ साथ, कि जो वर्णी लवक होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग, आपसे पूछेंगे फिर टमाटर में एक लवक होगा, भोजन तो संग्रह हो रहा है, लेकिन उसकी भित्ति को लाल रंग प्रदान करने का काम किसका है, एक वर्णक का है, जिसका नाम क्या है, लाइकोपीन। क्या नाम है, लाइकोपीन। ये पूरा का पूरा इस तरीके से। अब देखो, यहाँ पर हम बात करें कि जो लवक होते हैं ना, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट चेंज होता रहता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और देखिए क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये सारे के सारे एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। जैसे आप देखोगे, मिर्च पहले तो कैसी रहती है, हरे रंग की, और परिपक्व होने के बाद, परिपक्व होने के बाद, परिपक्व होने के बाद कैसी हो जाती है, लाल रंग। परिपक्व होने के बाद कैसी हो जाती है, लाल रंग की। तो पहले तो है क्लोरोप्लास्ट, मिर्च में पहले क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हरा रंग किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, और लाल रंग किसके कारण, तो आप बताओगे क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। तो ये चेंज होते रहते हैं। तो मैंने 2 लवक के बारे में आपको चर्चा कर ली है। आई होप आप सभी के पूरा सेशन समझ में आया होगा। जो भी क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।